हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतवर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझेंगे। कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में समझेंगे। भारतवर्ष से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने भारतवर्ष से संबंधित डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि भारतवर्ष से संबंधित प्रश्न आप लोगों के समझ में आ सकें और उनके उत्तर जो है तो आसानी से दे सकें। इसलिए दोस्तों, भारतवर्ष से संबंधित डिटेल्ड वीडियो जो है उसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। मध्यम देश किस भाग को कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से मध्यम देश जो है तो किस भाग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य भाग को। मध्य भाग को जो है तो मध्यम देश कहा जाता है। दोस्तों, उत्तरी भाग को उद्दीच कहा जाता है। उत्तरी भाग को उद्दीच कहा जाता है। और पूर्वी भाग को दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, प्राची या प्राच्य कहा जाता है। प्राची या प्राच्य, प्राची या प्राच्य कहा जाता है पूर्वी भाग को। दक्षिणी भाग को दक्षिणा पथ कहा जाता है। दक्षिणी भाग को दक्षिणा पथ कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिणा पथ। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ इसमें आप लोगों को और ध्यान रखना है, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी भाग को प्रतीच्य कहा जाता है। प्रतीच्य या अपरांत कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इन सभी भागों के नाम जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, भारतवर्ष से संबंधित डिटेल्ड वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सभी चीज़ें जो है तो आप लोगों से आसानी से बनेंगी। उस वीडियो को जो है तो देखना ना भूलें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? किस प्राचीन ग्रंथ में इनमें से भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति क्या है? इनमें से किसमें से मानी जाती है भारतवर्ष की शब्द की उत्पत्ति? तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, यह किसी प्राचीन राजा या जनजाति के नाम से लिया गया है। भारतवर्ष शब्द जो है तो ये किसी प्राचीन राजा या जनजाति के नाम से लिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतवर्ष की पारंपरिक भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो भारतवर्ष की पारंपरिक भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। ये भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं था। भारत तो था ही, इसके साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान भी जो है तो शामिल था भारत की भौगोलिक सीमा में। नेपाल के साथ साथ भूटान भी हो जाएगा। तो इन सभी को दोस्तों ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है तो बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश भी भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल था, आज वो अलग देश बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह समय के साथ विकसित हुआ तथा भारतीय उपमहाद्वीपों के बदलते राजनीति और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी। कालिंदी के नाम से यमुना नदी को प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता था। दोस्तों गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता था। गोमल के नाम से गोमती नदी को जाना जाता था। कावेरी नदी को पोन्नी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में पोन्नी के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है गोदावरी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। इसको जो है तो आप लोगों को बताना है। इसके बाद है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी को क्या कहा गया? प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों गंगा नदी को जाह्नवी और भागीरथी के नाम से जाना जाता था प्राचीन ग्रंथों में।
जाह्नवी और भागीरथी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों नर्मदा नदी को रेवा या नमाड़े के नाम से जाना जाता था। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को रेवा या नमाड़े के नाम से जाना जाता था प्राचीन ग्रंथों में। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का जो है तो प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुरुषणी। पुरुषणी रावी नदी का प्राचीन नाम था। बितस्ता को दोस्तों झेलम के नाम से जाना जाता है। और बिपाशा ये दोस्तों ब्यास का प्राचीन नाम हो जाएगा। बिपाशा ब्यास का प्राचीन नाम हो जाएगा। और झेलम का जो है तो बितस्ता। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों नदियों के नाम जो है तो प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? नदियों को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? ये सभी चीज़ें जो है तो भारतवर्ष से संबंधित जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें समझाया गया है। तो आप लोगों को उसको जो है तो एक बार अवश्य देखना है, जिससे ये सभी चीज़ें आसानी से बन सके। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों चेनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता था। बिपाशा किसका प्राचीन नाम था दोस्तों? तो ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम था बिपाशा। दोस्तों इरावती और सिंधु, इनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन नदी सरस्वती सूख गई है और इसे अक्सर किस आधुनिक नदी प्रणाली से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घग्गर हकरा नदी प्रणाली से जोड़ा जाता है। इसके बाद है दोस्तों, कावेरी नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों कावेरी नदी को अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 8 में। कावेरी नदी को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इनमें से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता था। सदा नीरा के नाम से जो है तो गंडक नदी को जाना जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों सतलुज नदी का प्राचीन नाम था शतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम था शतुद्री। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है तो कोशी नदी का प्राचीन नाम था कौशिकी। कोशी नदी का प्राचीन नाम था कौशिकी। और महानदी का जो है तो चित्रोत्पला। महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था प्राचीन ग्रंथों में। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गोमती को गोमल, गोमती को गोमल कहेंगे। तो दोस्तों सतलुज नदी का प्राचीन नाम जो है तो शतुद्री था। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। गंगा को क्या बोला जाता था? भागीरथी या जाह्नवी। गंगा को भागीरथी या जाह्नवी के नाम से जाना जाता था। पुरुषणी को रावी नदी के नाम से जाना जाता था, रावी। बिपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता था। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कृष्णा नदी को किस नाम से संदर्भित किया गया? कृष्णा नदी को जो है तो किस नाम से संदर्भित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्णवेणा। कृष्णवेणा नदी के नाम से जाना जाता था कृष्णा नदी को। इसके बाद है दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत वर्ष का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा? दोस्तों भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतवर्ष का नाम जो है तो किस राजा के नाम पर पड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भारत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भारत। तो इन्हीं के अनुसार जो है तो भारतवर्ष नाम रखा गया भारत का। इसके बाद है दोस्तों, विष्णु पुराण में भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों या वर्गों में विभाजित किया गया है? क्षेत्रों या वर्गों में, वर्षों में, क्षेत्रों या वर्षों में विभाजित किया गया। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों या वर्षों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9 वर्षों में विभाजित किया गया है। दोस्तों वो 9 वर्ष कौन कौन से हैं, उनके नाम कौन से हैं? तो चलिए समझते हैं। पहला तो हमारा भारत हो गया, यानी कि भारत। भारत के बाद आएगा किम पुरुष, किम पुरुष। इसके बाद है हरि, केतुमल, केतुमल के बाद है इलावृत्त,
इसके बाद दोस्तों भद्राश्व, इसके बाद दोस्तों रम्यक हो जाएगा, कुरु, और आखिरी में हिरण्मय, हिरण्मय। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। विष्णु पुराण में भारत को 9 क्षेत्रों में 9 वर्षों में विभाजित किया गया है। तो इन जो है तो नामों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ भारतवर्ष को कर्म की भूमि के रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष ब्रह्मांड के किस बड़े भाग का हिस्सा है? दोस्तों भारतवर्ष जो है तो ब्रह्मांड के किस बड़े भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर हमारी आती है धरती। धरती में दोस्तों यानी कि पृथ्वी में जो है तो 7 बड़े द्वीप थे, तो उनमें से एक था जम्बू द्वीप। तो भारतवर्ष जो है तो जम्बू द्वीप का एक बड़ा हिस्सा था। दोस्तों इस पृथ्वी में जो है तो 7 बड़े भाग जो हैं तो उनके नाम हैं, जम्बू द्वीप हो गया एक, इसके बाद क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, प्लास्का द्वीप, सालमली द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप थे। दोस्तों यदि आप लोगों ने भारतवर्ष से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है फुल डिटेल में, तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है दोस्तों, भारतवर्ष के जम्बू द्वीप के कितने भागों में से एक बताया गया है? तो 7 भागों में से एक जम्बू द्वीप को बताया गया है। वो 7 द्वीप कौन से दोस्तों? तो एक तो पहला हमारा जम्बू ही हो गया जिसमें हमारा भारत स्थित है। इसके बाद हो गया क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, प्लास्का द्वीप, सालमली द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप। तो ये 7 द्वीपों में से एक हमारा जम्बू द्वीप हो गया जिसमें हमारा भारत स्थित है। इसके बाद है दोस्तों, पुराणों में भारतवर्ष की अवधारणा किस केंद्रीय विचार पर बल देती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म के संदर्भ में भारतवर्ष का क्या महत्व है? हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म के संदर्भ में भारतवर्ष का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यह एकमात्र स्थान है, यानी कि भारतवर्ष एकमात्र स्थान है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय शासक को भारतवर्ष के अधिकांश भाग को एक राजनीतिक शासन के तहत एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि पूरे भारतवर्ष को जोड़ कर रखने का, अधिकांश भाग जो है तो जोड़ कर रखने का, एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सह्याद्री शब्द किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? सह्याद्री शब्द जो है तो किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों पूर्वी घाट को महेंद्र के नाम से जाना जाता है। महेंद्र के नाम से पूर्वी घाट को जाना जाता है। और दोस्तों विंध्य पर्वत को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत को जो है तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है सतपुड़ा को किस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में इसको आप लोगों को बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी भाग के दक्कन पठार से अलग करती है? ऐसी इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी भाग को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्य पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? जैन परंपरा के अनुसार भारत का प्राचीनतम नाम अजनाभ वर्ष था। दोस्तों पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनके पिताजी का नाम था अजनाभ वर्ष। तो प्राचीनतम नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था, अजनाभ वर्ष। दोस्तों भारत के बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों को बताया गया है। तो दोस्तों उन सभी नामों को जानना है अगर आप लोगों को तो भारतवर्ष से संबंधित वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें सभी डिटेल को शामिल किया गया है, जिससे आप लोगों का पूरा डाउट जो है तो क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को अवश्य देखें।
ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उस वीडियो से सारी जानकारी जो है तो आप लोग हासिल कर सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग की पुस्तक का नाम था दोस्तों सी यू की। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, सी यू की। हेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। इसने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनतू। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत को इनतू नाम से संबोधित किया था। दोस्तों इसमें जो है तो इंडिया नाम यूनानी लेखक सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया था। इंडिया नाम जो है तो भारत के लिए इंडिया नाम संदर्भित किया था हेरोडोटस ने, यूनानी लेखक हेरोडोटस ने। ये एक यूनानी शब्द है, इंडिया जो है तो यूनानी शब्द है, इसे ग्रीक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, सर्वप्रथम इंडिया नाम जो है तो हेरोडोटस ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ये हाथी गुफा अभिलेख जो है तो उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा से किया गया है? यानी कि किस भाषा का शब्द है इंडिया शब्द जो है तो ये किस भाषा का है? तो दोस्तों अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया है कि इंडिया शब्द है जो, तो ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में भारत भूमि को किस नाम से पुकारा गया? अशोक के अभिलेखों में भारत भूमि को किस नाम से पुकारा गया? तो दोस्तों जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनसांग के अनुसार भारतवर्ष का आकार कैसा था? हेनसांग के अनुसार दोस्तों भारतवर्ष का आकार अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सात पुरियों में कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सी जगह जो है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों सप्तपुरियों में 7 चीज़ों को, यानी कि 7 महत्वपूर्ण जगह को शामिल किया गया है। तो उनकी जगह के नाम मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार। इसके बाद है काशी, काशी के बाद है दोस्तों कांचीपुरम। इसके बाद है अवंतिका दोस्तों यानी कि उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन, अवंतिका को ही उज्जैन कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों द्वारिकापुरी। तो इन सप्तपुरियों को आप लोगों को ध्यान रखना है। सप्तपुरियों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है दोस्तों? तो अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारिकापुरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? हिंद महासागर का प्राचीन नाम था दोस्तों ये तीनों, राइट आंसर होगा ये सभी। हिंद महासागर को क्षीर सागर, रत्नाकर और क्षीरोदधि भी कहा जाता था। तो इन तीनों नामों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों, मनु स्मृति में भारत भूमि को किस नाम से पुकारा गया? दोस्तों मनु स्मृति में भारत भूमि को जो है तो आर्यवर्त के नाम से पुकारा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम निश्चित विवरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों एक प्रदेश के रूप में, यानी कि इनमें से किस ग्रंथ में कहा गया कि भारत एक प्रदेश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक में कहा गया कि भारतवर्ष जो है तो ये एक प्रदेश के रूप में इन्होंने कहा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया? अग्नि पुराण में भारत को दोस्तों जो है तो जम्बू द्वीप कहा गया। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ये शब्द आ गया दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों इंडिया शब्द जो है तो ये ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का शब्द था। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग जो है तो हेरोडोटस और
मेगास्थनीज, इन दोनों ने किया था। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्वप्रथम, पहली बार, तो पहली बार दोस्तों हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं। झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाव को अश्कनी, रावी को परशुणी नदी के नाम से जाना जाता था। गंडक को सदानीरा, गग्गर को दरसद्वती के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ये सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मावर्त से क्या तात्पर्य था। दोस्तों ब्रह्मावर्त का तात्पर्य था सरस्वती व दरसद्वती नदी के बीच का क्षेत्र। ब्रह्मावर्त को क्या कहा जाता था दोस्तों प्राचीन काल में, तो सरस्वती और दशरथी नदी के बीच का क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को जो है तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों भारतवर्ष से संबंधित जो डिटेल वीडियो है उसको देखना आप लोग ना भूलें, उसको ज़रूर देखें, जिससे ये सभी जानकारी जो है तो जो डाउट्स आप लोगों को हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए भारतवर्ष से संबंधित वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे सभी जानकारियां जो है तो आप लोगों को सीधे मिल सकें। इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से किसी भी चीज़ को आप लोग लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं, इसलिए रिवीजन हमेशा करते रहिए। धन्यवाद।